नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कठिन प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री ने सीबीएसई की परीक्षा देने जा रहे छात्रों को सुझाव दिया है कि पहले कठिन प्रश्नों को हल करना चाहिए। कई लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि यह ठीक नहीं है, पहले हल्के प्रश्नों को हल करना चाहिए। मेरी राय में प्रधानमंत्री की बात ही ठीक है। आखिर कठिन प्रश्नों से कब तक बचा जा सकता है? वैसे उन्हें भी प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहना चाहिए था और पत्रकारों के कठिन प्रश्नों का सामना करते रहना चाहिए था। उम्मीद है अक्षय कुमार को अब इंटरव्यू करने का मौका नहीं मिलेगा। उन्हें मिलेगा जो कठिन प्रश्न पूछते हैं। प्राइम टाइम के इस कठिन एपिसोड में हम कोरोना से संबंधित उन कठिन प्रश्नों की पहचान करेंगे जिनका उत्तर या तो पहले मिलना था या फिर इस एक साल में हल कर लिया जाना चाहिए था। भारत के स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण कहते हैं कि सबको टीका नहीं दे सकते हैं। जिन लोगों को ज्यादा खतरा है उन्हें दिया जा रहा है, लेकिन क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार सरकार के पास है कि जिस मरीज को डायलिसिस के लिए जाना होता है उसके लिए कोरोना खतरा नहीं है? कैंसर के जो मरीज कीमो के लिए जाते हैं उन्हें टीके की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को टीकाकरण की प्राथमिकता सूची से बाहर रखने का क्या वैज्ञानिक आधार रहा होगा? यह इस वक्त का सबसे बड़ा कठिन प्रश्न हो गया है। पहले हल नहीं किया गया तो क्या अब किया जाएगा? अगर पत्रकारों के पास कोरोना को लेकर बहुत सारे प्रश्न हों तो उन्हें भी लंबा इंतजार करना होता है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय सप्ताह में एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। इस दौरान होता यह है कि रूटीन प्रश्न भी सूख कर कठिन प्रश्न बन जाते हैं। मुंबई की मेयर ने बीएमसी को पत्र लिखा है कि सभी उम्र के पत्रकारों को टीका लगे। उत्तराखंड की सरकार ने भी यही फैसला किया है। जब पत्रकारों के लिए ऐसा फैसला हो सकता है, उनके लिए उम्र की सीमा समाप्त हो सकती है, तो कम से कम डायलिसिस और कीमो पर जाने वाले मरीजों के लिए यह क्यों नहीं हो सकता? यह भी एक कठिन प्रश्न है। कोरोना को लेकर कठिन प्रश्नों की श्रृंखला में एक कठिन प्रश्न यह भी है कि हमारा सिस्टम कब वैज्ञानिक आधार से चलने लगता है या कब राजनीतिक आधार से या धार्मिक आधार से, किसी को पता नहीं चलता। चले तब भी और ना चले तब भी हर बात में आधार कार्ड क्यों मांगता है, यह भी समझ में नहीं आता। कठिन प्रश्न पहले हल करने की बात करने वाले प्रधानमंत्री से पूछा जा सकता है कि कोरोना को लेकर जो कठिन प्रश्न पिछले साल उपस्थित हुए थे उनका क्या हुआ? क्यों हम एक साल बाद भी अस्पतालों में बिस्तर बढ़ाने के नाम पर निजी अस्पतालों को रिजर्व कर रहे हैं? सरकारी अस्पतालों में लाखों बेड बनाने के उस समय के दावों का क्या हुआ? वो बेड कहां हैं? यह वीडियो बुधवार रात का है, वैसे दिन का भी यही हाल है। अहमदाबाद सिविल अस्पताल का है। एक एम्बुलेंस आ रही है, एक जा रही है। अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की भीड़ बता रही है कि कठिन प्रश्नों को जनता के ऊपर छोड़ दिया गया है और नेता हल्के इंटरव्यू में हल्के प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। खबरें छप रही हैं कि सिविल अस्पताल में मरीज को भर्ती होने में समय लग रहा है। संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है कि ग्रामीण इलाकों से भी कोविड के मरीज अहमदाबाद आने लगे हैं। एम्बुलेंस में एक मरीज को लाने ले जाने में और फिर से सैनिटाइज करने में 1 घंटा लग जाता है। अहमदाबाद में 7 अप्रैल को 804 केस आए। अहमदाबाद के अखबार लिख रहे हैं कि आरटी-पीसीआर टेस्ट करने वाले पैथोलॉजी लैब के यहाँ इतने फोन आने लगे हैं कि वे घर घर जाकर सैंपल जमा नहीं कर पा रहे हैं। उनके केंद्रों में भी लोगों के पहुंचने की संख्या इतनी ज्यादा है कि सभी का सैंपल लेने और टेस्ट करने में दिक्कत आ रही है। पैथ लैब का कहना है कि क्षमता से अधिक टेस्ट करने पर क्वालिटी खराब हो सकती है। डॉक्टर भी कह रहे हैं कि आरटी-पीसीआर का रिजल्ट आने में 48 घंटे से अधिक की देरी हो रही है। दवा न मिलने और टेस्ट रिजल्ट आने में देरी से किसी की जान खतरे में पड़ सकती है। यह कठिन प्रश्न है, हल्का प्रश्न नहीं है। हमारी सहयोगी वृंदा ने देश भर में 108 नंबर एम्बुलेंस सेवा देने वाले समूह जीवीके ईएमआरआई के जसवंत प्रजापति से बात की, जो अहमदाबाद में काम करते हैं। उन्होंने बताया कि अहमदाबाद शहर में हर दिन एम्बुलेंस के 750 कॉल आते हैं।
इसमें कोविड के अलावा दूसरे केस भी हैं। उनका कहना है कि कोविड के मरीज को लाने ले जाने में देरी होती है क्योंकि नियमों के मुताबिक एम्बुलेंस को सैनिटाइज करना ही होता है। कोविड के कॉल बढ़ जाने से दूसरी आपात सेवाओं के लिए रखी गई एम्बुलेंस को भी कोविड के काम में लगाया जा रहा है। अहमदाबाद मिरर ने लिखा है कि पूरे मार्च महीने में 4 बड़े शहरों में कोरोना के 4,955 मरीज भर्ती हुए, लेकिन अप्रैल के पहले 6 दिनों में 4,442 मरीज भर्ती हुए हैं। अस्पतालों की सुविधाओं पर इस स्तर का दबाव पड़ रहा है। कम समय में महीने भर के बराबर मरीज पहुंच रहे हैं। जसवंत प्रजापति ने बताया कि 23 मार्च को कोविड के 85 मरीजों को एम्बुलेंस सेवा की जरूरत पड़ी थी, लेकिन अगले ही दिन यानी 24 मार्च को 110 मरीजों को आपात सेवा में ले जाया गया। 31 मार्च को मरीजों की संख्या 200 हो गई और 7 अप्रैल को यह संख्या 482 हो गई। आप समझ सकते हैं कि कोरोना के कारण किस तरह की चुनौतियां आ चुकी हैं और अभी और आने वाली हैं। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने आज सिविल अस्पताल का दौरा किया और बिस्तरों की संख्या बढ़ाने की बात की। अन्य जिलों के हालात की भी समीक्षा की है। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री बता सकते हैं कि 1 साल बाद भी अहमदाबाद में अस्पतालों की हालत ऐसी क्यों है? वहां भी रेमडेसिवियर की कमी हो गई है। सूरत में भी लोग लाइनों में लगे हैं अहमदाबाद के साथ साथ। सूरत के नवी सिविल अस्पताल में रेमडेसिवियर लेने की लाइन देखकर आप आम जनता की कठिनाइयों का अंदाजा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री इस कठिन प्रश्न का उत्तर दें कि जब पता था कि कोरोना जाने वाला नहीं है, बीच बीच में आता ही रहेगा, तो फिर रेमडेसिवियर की कमी क्यों हुई? बुधवार को पीटीआई से खबर जारी होती है कि मुख्यमंत्री रूपाणी ने राज्य की एक कंपनी को 3 लाख रेमडेसिवियर के इंजेक्शन का ऑर्डर दिया है। कंपनी अब हर रोज 20,000 इंजेक्शन की सप्लाई कर रही है। अभी 20,000 मरीज तो आए भी नहीं है, तो फिर अहमदाबाद और सूरत में कतारें क्यों लग रही हैं? क्यों 2-2 दिन लग रहे हैं इस दवा को हासिल करने में? इस कठिन प्रश्न का उत्तर इतना कठिन क्यों है? आम आदमी कठिन प्रश्नों के साथ साथ कठिन जीवन जी रहा है। उसकी कठिनाई हेडलाइन नहीं है। अगर इस दवा की कमी के कारण किसी की मौत हो गई तो कौन जिम्मेदारी लेगा? 350 लोकांना आम्ही टोकन वाटले। नासिक की हालत भी खराब है। लोग रेमडेसिवियर लेने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। आज टोकन नहीं है। आज टोकन नहीं है। नासिक के आसपास के इलाकों में मरीज भर्ती हैं। डॉक्टर ने कहा ही होगा कि दवा लेकर आप आइए, तो भागे भागे यहाँ आ रहे हैं। यहाँ बोर्ड लग गया है कि 2-3 दिनों तक दवा ही नहीं है। प्रशासन ने आदेश निकाला है कि केवल उन्हीं लोगों को रेमडेसिवियर की दवा दी जा सकती है जिनके मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। अब जाकर महाराष्ट्र में फिर से रेमडेसिवियर का उत्पादन शुरू हुआ है, लेकिन इसकी सप्लाई होने में 15 से 20 अप्रैल तक का समय लगेगा। अगर इस दवा के न मिलने से किसी की जान गई तो क्या कोई जवाबदेही लेगा? आपने बुधवार के प्राइम टाइम में भी देखा था कि इंदौर और भोपाल में इस दवा को लेकर कितनी बुरी हालत है। ये भीड़ केवल इनके जो परिजन या इनके जो रिश्तेदार हैं जो पॉजिटिव आए हैं, उन्हें जो रेमडेसिविर दवाई चाहिए उसके टोकन के लिए ये भीड़ है। और जो प्रोसीजर यहाँ पर हमें समझ में आया है कि अब ये टोकन लेंगे, टोकन के बाद एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म भरना होगा, जिसके बाद इन्हें फिर से अपने अस्पताल जाना होगा, वहाँ पर डॉक्टर से स्टैंप करवाना होगा, फिर वापस आना होगा, जिसके बाद इन्हें रेमडेसिविर की दवाई दी जाएगी। आप लोग कितने बजे आए हैं और कब से रुके हुए हैं? सर सुबह 4 बजे से आए हैं। और कहाँ से आए हैं? पिंपरा का बसवन। कितना दूर होगा यहाँ से? यहाँ से 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर। सुबह 4 बजे आए, क्यों वहाँ पर और दूसरी जगह पर नहीं मिल रहा है क्या? नहीं, वहाँ पर तो बेड ही नहीं मिल रहा था। अभी बेड वो मिला है कल 5 बजे इधर त्र्यंबक नाके पर है, उधर मिला है। तो आज ही आप आए हैं कि कल भी आप लोग ढूंढ रहे हैं? कल भी आए थे हम। कल 10-11 बजे तक रुके थे यहाँ तक, लेकिन अब उन्होंने बोला कि अभी टोकन नहीं मिलने वाला, सुबह आ जाइए। आप कितने बजे आए हैं, कब से आए हैं? आज 6 बजे आए हैं। कहाँ से आए हैं? सिडको से। मेरा कल का डोज मिस हो गया है। अच्छा। फिर भी इन्होंने दिया नहीं है। मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन नहीं दे रहे। सुबह से लोग टोकन के लिए लाइन में खड़े। अगर दूसरी जगह, अगर यहाँ पे इस बोर्ड रात को लगाया होता था, सुबह देख के लोग दूसरी जगह तो जाते थे एडजस्ट करने के लिए।
लेकिन क्या कहीं पर मिल रही है दवाई? इससे पहले आप कहीं और गए थे? मैं कल जाके आई बट कहीं पे भी स्टॉक नहीं है। कल उन्होंने नाम लिख के लिए, अभी देखेंगे जाके वहाँ पे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। मेरे घर में 3 लोग हैं। एडमिट है। अभी अगर मैं जाऊंगा जाके क्या फायदा है, रुकना तो पड़ेगा ही ना। अभी सुबह 6:30 बजे से यहाँ पे आया हूँ मैं, रुकना तो पड़ेगा मुझे। इसके इनमें से बहुत से लोग पॉजिटिव है, मतलब सबके घर में लोग पॉजिटिव है, वो इधर आ गए हैं, मतलब सब लाइन पॉजिटिव होने वाली है। आपने पेशेंट कम करने के लिए सब नियम लगाए और ये क्या चल रहा है। महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी के कमिश्नर का कहना है कि 6 कंपनियां ही रेमडेसिवियर का उत्पादन करती हैं। दिसंबर 2020 के बाद से उत्पादन बंद कर दिया गया। किस वैज्ञानिक आधार पर? क्या किसी ने दावा किया था कि कोरोना खत्म हो गया है, अब रेमडेसिवियर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? क्या किसी को फर्क नहीं पड़ा? किसी ने अलार्म बेल नहीं बजाया कि ऐसा नहीं होना चाहिए? यह तस्वीर भी नासिक के एक अस्पताल की है। महानगर पालिका के एक कोविड अस्पताल ने टीका देने का काम ही बंद कर दिया है। यहां 700 मरीज भर्ती होने थे, लेकिन भर्ती किए गए हैं 710। अब आप सोच सकते हैं कि क्या हालत है जमीन पर। अगर ज्यादा टेंशन हो तो YouTube पर गृह मंत्री का चुनावी रोड शो का वीडियो देखने लग जाइए, जिसमें उन्होंने मास्क नहीं पहना है। कोरोना का टेंशन दूर हो जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पे 700 बेड्स का प्रबंध किया हुआ है। उसमें से 21 बेड्स जो है वेंटिलेटर के हैं, 250 बेड्स जो है वो ऑक्सीजन के हैं, और जो बाकी के हैं वो जनरल पेशेंट्स के हैं। फिलहाल आज की तारीख में 710 पेशेंट्स एडमिटेड हैं। 700 बेड पर 710 पेशेंट्स हैं। 10 बेड्स की ज़्यादा सुविधा हम लोगों ने पोर्च पे या कमरों में एडजस्ट किया हुआ है। तो सर, जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं या और पेशेंट्स आएंगे, क्या हम ये कह सकते हैं कि बेड्स पूरी तरह से भर चुके हैं? किस तरह के हालात हैं आगे से, इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? फिलहाल तो बेड्स टोटली फुल है, लेकिन हम लोग बेसमेंट में भी अभी ऑक्सीजन का अतिरिक्त बेड्स की सुविधा कर रहे हैं। वो भी 3-4 दिन में अभी अतिरिक्त बेड्स उपलब्ध हो जाएंगे। वो 150 और बेड्स बढ़ जाएंगे। तो सामने वाली जो बिल्डिंग है फायर क्वार्टर्स, वहाँ पे भी जनरल CCC के पेशेंट्स जो है उनके एडमिशन की हम सुविधा कर रहे हैं। वो भी 2 दिन में हो जाएगा। उसके बाद मुक्तिधाम में हम लोग एक कोविड केयर सेंटर अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे भी शुरू करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर नासिक की बात करें तो वहाँ पर बेड्स हैं या नहीं है? बेड्स की थोड़ी सी कमतरता है, लेकिन अब पेशेंट्स का प्रबंध कर रहे हैं हम लोग। कोरोना से होने वाली मौत के बाद दफनाने या अंतिम संस्कार की एक प्रक्रिया होती है लंबी चौड़ी, जिसमें वक्त लग जाता है। इस कारण भी शमशान घाट पर कतारें लंबी होती चली जा रही हैं। लखनऊ में कोविड से मरने वाले इतने हो गए हैं कि शमशान घाट में अब टोकन बंट रहा है। एक शव आने के 8 घंटे बाद उनका अंतिम संस्कार हो पा रहा है। दुष्यंत कुमार की यह कविता है कि मरघट पे भीड़ है या मज़ारों पे भीड़ है, अब गुल खिला रहा है तुम्हारा निज़ाम। और तो मज़ारों पे लोग दुआएं मांगने जा रहे होंगे, लेकिन मरघट पे लोग मर के आ रहे हैं कोविड की वजह से। लखनऊ के हम विद्युत शवदाह गृह में हैं। ये अंदर फर्नेस लगा हुआ है, 2 मशीनें चलती हैं जहाँ पे शवदाह के लिए कोविड पेशेंट्स जिनकी डेथ हो जा रही है वो आ रहे हैं। ये वो एरिया है जहाँ पे बॉडी आती है, इसको सैनिटाइज किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम के बाहर एम्बुलेंस की भीड़ है। इनमें कोविड से मरने वालों के शव हैं। कभी कभी इतनी एम्बुलेंस आ जाती हैं कि रास्ता जाम हो जाता है। क्रेमेटोरियम के बाहर लोग शवदाह के लिए टोकन लेके अपनी बारी के लिए कतार में हैं। गमज़दा थके मांदे लोग यहाँ वहाँ बैठे हैं। आलोक पराड़कर अपने ससुर के अंतिम संस्कार के लिए आए हैं। इसके लिए उन्हें 8 घंटे बाद का टोकन मिला है। जब मैं आया यहाँ तो मुझे बताया गया कि उनका 8वें नंबर पर अंतिम संस्कार होगा और हर अंतिम संस्कार के लिए यहाँ 1 घंटे लगते हैं। तो इस प्रकार मुझे 8 घंटे की लंबी प्रतीक्षा से गुजरना होगा। हर अंतिम संस्कार के बाद पूरे क्रेमेटोरियम को सैनिटाइज किया जाता है। इसमें भी वक्त लगता है। उसी केमिकल से अंतिम संस्कार कराने वालों को भी नहलाया जाता है। चूँकि ये सियासत की दारुल सल्तनत है, लिहाजा शमशान में भी मुर्दों का VIP स्टेटस बरकरार है। वो कतार तोड़ के पहले ऊपर जाना चाहते हैं। जब भी कोई VIP आता है उसका कहना होता है कि सर आप सबसे पहले मेरी बॉडी करेंगे, लेकिन हम ये कर नहीं पा रहे हैं इस टाइम पे कि भाई जिसका जो टोकन है, जिसका जो नंबर है, उस नंबर ही पे करेंगे सबको। लेकिन हमारे जो कुछ अधिकारी हैं वो गुस्साते हैं, कहते हैं कि तुम बहुत बदतमीज हो, हमारा कहा नहीं सुनते। जो गुजर गए उन्हें तो बिजली के फर्नेस ने मिनटों में राख कर दिया, लेकिन जो हमराह थे
वे गमज़दा, रंजीदा और टूटे हुए हैं। हर आंख नम है, हर गला रुंधा हुआ। जिनकी अभी बहुत ज़िंदगी थी वे भी बीच राह में छोड़ गए। मुन्ना ने कल ऐसे 23 लोगों का अंतिम संस्कार किया। इस मुश्किल काम के लिए उन्हें तनख्वाह सिर्फ 6,000 रुपये महीना मिलती है। सर डर तो लगता है, इसीलिए तो सर हम लोग शाम को अपने परिवार के बीच में नहीं जाते हैं कि बाई चांस अगर हमको कोविड हो गया तो हमारे परिवार को खतरा हो सकता है। तो हम लोग यहीं 3-4 बजे तक काम करते, 5 बजे तक, उसके बाद यहीं सो जाते हैं। यहाँ आके ज़िंदगी की क्षण भंगुरता का एहसास और गहरा हो जाता है और लगता है कि ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशाए दौलत सब किराएदार हैं, घर बदलते रहते हैं। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। आसमानी बातों से जमीन के हालात नहीं बदलते हैं। अगर अस्पतालों के बाहर से हर जगह से रिपोर्टिंग होने लगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोरोना के मरीजों की संख्या का बढ़ना सिर्फ एक डेटा नहीं है, मुसीबत का फेंटा है जो एक बार गले में बंध गया तो आसानी से खुलता नहीं है। 24 घंटे में 1,26,000 से ज्यादा नए केस आए हैं, यह मजाक नहीं है।